बड़ी साजिश चल रही है। हम लोग डाल डाल है तो बेईमान जातिवादी जो सोच के लोग हैं वो पात पात उनको फंसाया जाता है कि तुम गरीब हो, लाचार हो, बेबस हो, ये तुम्हारी किस्मत है। ऐसा नहीं है। जिस घर में संविधान पहुंच जाएगा और जिस घर की नस्लें, महिलाएं, बच्चे, पुरुष इस संविधान को पढ़ लेंगे, मैं गारंटी देकर कह रहा हूं वो परिवार 5 साल में देश का सबसे टॉप परिवार में हो जाएगा। और ये साबित हो चुका है। अब इस देश में जातिवाद जो है वो महीन हो गया है। अब रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, मजदूरी करने वाला, जो लोहे का काम करता है, लकड़ी का काम करता है, सफाई का काम करता है, उसके साथ जातिवाद नहीं होगा। अब जातिवाद इन लोगों के साथ होता है जो ऐसे मंचों पर बैठने लगे हैं। वो कहता है कि तुम तो बने थे खेती करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, तुम कलेक्टर कैसे बनोगे भाई, एसपी डीएम कैसे बनोगे भाई। ये लड़ाई अब पढ़े लिखे दलित पिछड़ों को लड़ना पड़ेगा जो सिस्टम के हिस्सा हैं। अब वो अधिकार कब तक सुरक्षित है, कब तक रहेगा, मुझे तो शक है। जाति की वजह से हमारा विनाश हुआ है, जाति की वजह से ही हम लोग मारे गए हैं। इसलिए जाति से निकलकर हमें जमात बनना पड़ेगा। आज राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले साहब की जयंती है और आज जितनी भी संख्या में हम यहाँ बैठे हुए हैं या मंच पर जो हम बोल रहे हैं, आज ये अधिकार हमें उनके कुर्बानियों की वजह से मिला है। तो सबसे पहले हम उनको नमन करते हैं और उनके लिए आप लोग ताली बजाइए तो मुझे अच्छा लगेगा। साथ ही बाबा साहब की जयंती भी है अब 14 अप्रैल को। तो अगर बाबा साहब की ये सोच न होती, उनका ज्ञान न होता और वो भारत के संविधान में इस देश के कम से कम जो 90% आबादी है, 95% महिलाएं हैं, उन सबको अधिकार न लिख के जाते तो सोचिए जब आज इतनी खराब स्थिति है तो उस समय क्या रही होगी। तो उनको भी हम लोग अग्रिम नमन करते हैं। उनकी जयंती आने वाली है। मंच पर जो हमारे गार्जियन हैं और जो मंच जो हम लोग को सुन रहे हैं, उन सब के लिए भी ताली बजाइए आप लोग अपने लिए, क्योंकि आप लोग समाज के जागरूक लोग हैं। बहुत लोगों को लगेगा कि ये बेकार का भाषण है, यहाँ से हमको क्या फ़ायदा होगा, हमारा यहाँ सुनने से क्या मिल जाएगा। तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि जो यहाँ नहीं बैठे हुए हैं उनके हिस्से में सिर्फ मजदूरी है, लाचारी है, बेबसी है। और जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो जागरूक हैं, उनके शरीर पर कपड़ा है, सर पर छत है, समाज में मान सम्मान है और वो अपने अधिकार को जानते हैं। तो यही फर्क है। जिस दिन इस देश का हर नागरिक इस तरह से बैठना समझ जाएगा, अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो जाएगा, यकीन मानिए उसी दिन इस देश से गरीबी दूर हो जाएगी, लाचारी दूर हो जाएगी और हम सब सम्मान की जिंदगी जीने लगेंगे। मैं कोई बहुत इतिहास की बात नहीं बताऊंगा। हम सब जानते हैं कि एक दौर था जब भारत का दुनिया में नाम था, आज भी है, लेकिन तब भारत सोने की चिड़िया थी जब भारत बुद्धमय भारत था, सम्राट अशोक का भारत था, चंद्रगुप्त मौर्य का भारत था। हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज थे, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला। हम ज्ञान विज्ञान के केंद्र थे और हम ज़्यादा सफल, सिविलाइज और वैज्ञानिक सोच के लोग थे। बीच में एक दौर आया जब इस देश में जातिवाद की नींव पड़ी और सबको जातियों में बांट दिया गया और उसका नतीजा आज भी ये देश भुगत रहा है। मैं उसी पर 5 मिनट मोटा मोटा कुछ बात कहूँगा। अगर आपको लगे कि ये बात सही है तो उसको आप लोगों तक पहुँचाइएगा। और मैं वो बातें कहूँगा जो मैंने देखा है, जिसको मैं महसूस करता हूँ और जिससे लोगों की ज़िंदगी बदली है। हम सब पैदा होते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि हम बेहतर जीवन मिले, पढ़े लिखे, हमारे बच्चे अच्छे हों, मान सम्मान हो और अच्छी ज़िंदगी के अधिकार हो। लेकिन क्या इस देश में आप लोग जहाँ रहते हैं, जिस समाज में, मैं देश भर में घूमता हूँ, आप लोग भी घूमते हैं, इस देश में आप बिहार के किसी गांव में चले जाइए या केरल में या तमिलनाडु में, कहीं भी चले जाइए, इस देश में जिसको बाबा साहब ने, जिनको 4000 जातियों में बांटा गया, जिसको ओबीसी कहते हैं, जिनके साथ अछूतपन का व्यवहार हुआ, जिसको शेड्यूल कास्ट उन्होंने कहा, उसकी भी हजारों जातियां हैं। आप देश के किसी हिस्से में चले जाइए,
जो शेड्यूल कास्ट है, जो दलित समाज है, जो आदिवासी समाज है, और जो पिछड़ा समाज है, जो किसान है, और अब उसमें अल्पसंख्यक समाज को भी जोड़ दीजिए, उनके हिस्से में सिर्फ गरीबी है, मजदूरी है, लाचारी है, बेबसी है। लोकल ट्रेन में वही सफ़र करते हैं, मजदूरी वही करते हैं, स्कूल उन्हीं के बच्चों के लिए नहीं है, और अस्पताल के बगैर उनके बच्चे दम तोड़ रहे हैं। ये सब SC ST OBC किसान और अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है। आखिर क्या वजह है कि इस देश का 90% लोग जो मेहनत कश था, जो लोहे का काम था, जब विज्ञान नहीं था तब भी उसके हाथ में हुनर था। विज्ञान 200 साल पहले आया, जब जहाज बने, जब मेडिसिन आया, लेकिन उससे पहले जो लोग लोहे का काम जानते थे, लकड़ी का काम जानते थे, चमड़े का काम जानते थे, खेती किसानी जानते थे, मवेशी पालना जानते थे, और जिनके पुरखे राजा महाराजा थे, वो सब गरीब बन गए, क्योंकि उनको जातियों में बांट दिया गया और उनको अंधविश्वास में धकेल दिया गया। आज यूपी में एक बच्चे को सांप काट लेता है, एक ओझा कहता है कि इसको अस्पताल नहीं ले जाओ, उसको बांस में बांध के और नदी में उसको डुबाता है कि नदी में रखेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। 10 घंटा 12 घंटा उसको नदी में रखा जाता है, क्या वो ठीक होगा? क्या हम लोगों ने ये देखा नहीं अपने गांव समाज में? आज भी नहीं होता है? किस समाज की महिलाएं जब प्रसव होती है तो वो अस्पताल में नहीं जाते हैं, उनको एक गोहवर बना दिया जाता है, वहां न धूप जाएगा न रोशनी जाएगी, और वहां उपला जला गोईठा जला दिया जाता है, बच्चा जॉन्डिस का शिकार हो जाता है। मां का पहला दूध जिसमें प्रोटीन होता है, सारे विज्ञान के तत्व है, उसको बहा दिया जाता है। किन लोगों के साथ होता है? आज हम इस समाज में नहीं देखते हैं किन के बच्चे झाड़ फूक के चक्कर में पड़े हुए हैं, किन के बच्चे इलाज के बगैर मर रहे हैं। वही लोग हैं जो यहां नहीं बैठे हुए हैं। क्या यहां जितने लोग बैठे हुए हैं वो अपने बच्चे को ले जाएंगे झाड़ फूक के चक्कर में? बताइए। तो आप समझदार लोग हैं, जागरूक लोग हैं। मैं आंखों देखी बात बताऊंगा, मैं आपको पूना फैक्ट, उससे पहले क्या हुआ वो जरूरी है जानना, पढ़ेंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएंगे तो जानेंगे। आज कैसे हालात बदलेंगे सोच समझिए। आप समझिए कि वो कौन लोग हैं, उनको पहचानिए। जो सड़कों पर मजदूरी कर रहा है, जो रिक्शा चला रहा है, ऑटो चला रहा है, जो फैक्ट्रियों में लोहा पीट रहा है, जिसके पास आज भी घर नहीं है, जिसके पास 3 वक्त का खाना नहीं है, फल की तो बात दूर है, प्रोटीन घी पनीर की तो बात दूर है, वो रोटी मिल जाए उसको 3 वक्त, ऐसे भी लोग हैं आज इस समाज में, है कि नहीं? वो कौन लोग हैं जिनका FIR नहीं होता है, जिनके साथ, जिनकी महिलाओं के साथ कोई दुराचार हो जाए वो थाना नहीं जा सकते हैं? लेकिन आपको लगेगा कि ये तो सिर्फ गरीब हैं। अब मैं उन लोगों की बात बताऊंगा जो हम जैसे व्हाइट कॉलर जॉब में आए हैं, जो मीडिया में है, जो जज है, इंजीनियर है, डॉक्टर है। आपको पता है उसके साथ भी यही दुर्गति है। आप लोग को हैरत होगा, एक दलित समाज के जज पर जूता चला, एक दलित समाज के राष्ट्रपति को धार्मिक आयोजन में नहीं बुलाया गया। अब इस देश में जातिवाद जो है वो महीन हो गया है। अब रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, मजदूरी करने वाला, जो लोहे का काम करता है, लकड़ी का काम करता है, सफाई का काम करता है, उसके साथ जातिवाद नहीं होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो तो जाति वाला काम कर रहा है। उसकी तो जाति इसलिए बनाई गई थी कि एगो कपड़ा धोएगा, एगो आयरन करेगा, एगो जूता बनाएगा, एगो लोहा पीटेगा, एगो भैंस चराएगा, एगो दूध निकालेगा, कुछ खेती करेंगे। तो वो बेचारा जाति का काम कर रहा है। अब उसके साथ जातिवाद नहीं होता है। अब जातिवाद इन लोगों के साथ होता है जो ऐसे मंचों पर बैठने लगे हैं, जो राजनीति में है। जाके पूछिए अपने MLA MP से जो दलित है, पिछड़ा है, चाहे किसी पार्टी में हो। इस देश में किसी ने हमारा नाम पटेल जोड़ दिया, मैं तो खैर जातिवाद के खिलाफ। OBC मेरा संवैधानिक नाम है। चलिए उन्होंने कह दिया तो उस पर एक कहानी बताता हूं। इस देश में
अभी एक फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री, जो पैसा की मालकिन है, वो निर्मला सीतारमण, जो कभी चुनाव नहीं जीती, ब्राह्मण समाज से आती हैं, उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। वो राज्यसभा की मेंबर है। एगो यूपी का कुर्मी, 7 बार का सांसद, जो हजारों करोड़ का बिजनेस भी चलाता है, उसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मतलब ओकरा से नीचे का मंत्री बना रखा था। उसी बीजेपी में 5 बार के विधायक को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी का है, और एक कुर्मी को यूपी का अध्यक्ष बना दिया, क्योंकि वो पिछड़े समाज का है। ये बस समझिए कि बीजेपी वाले सब मजा लूट रहे हैं। अब जातिवाद उसके साथ हो रहा है जो अपने बच्चों को एसपी, डीएम, कलेक्टर बनाना चाहता है। अब जो यहां बैठे हुए लोग हैं, उनके साथ जातिवाद हो रहा है। मुझे रोज फोन आते हैं, मास्टर हो, पुलिस हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, डीएम हो, जज हो। भाई साहब, अब जाति उसकी देखी जा रही है। वो कहता है कि तुम तो बने थे खेती करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, तुम कलेक्टर कैसे बनोगे भाई? एसपी, डीएम कैसे बनोगे भाई? जज, पत्रकार कैसे बन सकते हो? तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये लड़ाई अब पढ़े लिखे दलित पिछड़ों को लड़ना पड़ेगा, जो सिस्टम के हिस्सा हैं। ये लड़ाई वो मजदूर नहीं लड़ सकता है। ये जातिवाद इतना महीन बीमारी है कि समझ में ही तब आता है जब बाबा साहब ने पीएचडी किया, जब ज्योतिबा फूले भी अंग्रेजी स्कूल में गए। सोचिए, ये जो जातिवाद समझ ही नहीं आएगा जब तक आप अमीर नहीं होंगे, जब आप बड़ी बड़ी नौकरियों में नहीं जाएंगे, बिजनेस में नहीं जाएंगे। आपको ड्राइवर रखेगा, खाना बनवाएगा, घर साफ करवाएगा, और आपको इज्जत भी करेगा, क्योंकि आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं मुफ्त में। जब आप उसके बराबर की कुर्सी पर बैठ जाइएगा, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बन जाइएगा, सरपंच, मुखिया, एसपी, डीएम, कलेक्टर, या सफेद कुर्ता पहन के चलिएगा, तब उसके पेट में दर्द होता है। इसलिए लड़ाई हम लोगों की लड़ने की जरूरत है, और इसलिए मैं दर दर की खाक छान रहा हूं। तो यहां जो बैठे हुए लोग हैं, ये लड़ाई उनको लड़नी पड़ेगी, क्योंकि मुंह में जबान हमारे पास है, शिक्षा हमारे पास है, संविधान का अधिकार हमें कुछ मिला है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि जो हमारा भाई हाशिए पर छूट गया है, पीछे छूट गया है, उसका हम हाथ थामें। और नहीं थामिएगा तो एक दिन वो तो खत्म है ही, आप भी खत्म हो जाइएगा, आप भी नहीं बचिएगा। जिनको लगता है कि हम डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर बन गए इक्का दुक्का, और उनको लगेगा कि हम समाज से नहीं जुड़ेंगे, तो यकीन मानिए उनका भी नंबर आता है तो कोई उनके साथ खड़ा नहीं होता है। इसलिए ये बहुजन समाज की लड़ाई जो है, वो एक दूसरे को हाथ थामना पड़ेगा। और जाति के जो पीड़ित लोग हैं, और खासकर जो ओबीसी की जातियां हैं, उन सबको ज्यादा आगे आकर लड़ना पड़ेगा। जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, कुर्मी, यादव, कुशवाहा, पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी जातियां, क्योंकि उनके पास थोड़ा संसाधन ज्यादा है। पढ़ाई लिखाई नहीं है, वो एसपी, डीएम, कलेक्टर नहीं है, जमीन थोड़ी सी है, गुजारा हो जा रहा है, थोड़ी संख्या है। तो इन समाज को लड़ना पड़ेगा। और यहां जितने लोग बैठे हैं, अगर हम लोगों ने भी इस बात को लोगों को समझाया, तो एक दिन बदलाव आएगा। बहुत समाज बदला है। अगर नहीं बदला होता तो हमारे बाप दादा तो कुर्सी पर भी नहीं बैठ पाते थे, और फूले पेरियार अंबेडकर की जयंती मनाना तो दूर की बात है। और मैं लास्ट में एक ही बात कहूंगा कि हम लोगों के पास व्यापार नहीं है, जमीन नहीं है, बिजनेस नहीं है, न हम बड़े बड़े पदों पर हैं, हम सब मजदूर लोग हैं। एक हमारे पास वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया था, उसी के डर से ही 5 किलो राशन भी मिल रहा है। गलती देखिए, विडंबना देखिए कि हमारे नेता, हमारे लोग उस अधिकार को भी अब नहीं बचा पा रहे हैं। अब वो अधिकार कब तक सुरक्षित है, कब तक रहेगा, मुझे तो शक है।
तो मैं फिर कह रहा हूं कि हम सब लोगों को हम लोग जाति की वजह से हमारा विनाश हुआ है, जाति की वजह से ही हम लोग मारे गए हैं। इसलिए जाति से निकलकर हमें जमात बनना पड़ेगा। और जो बाबा साहब ने हमको नाम दिया है, SC ST OBC अल्पसंख्यक, ये लोग जब तक एकजुट नहीं होंगे और जो अंतिम हथियार है आपका वोट की ताकत, उसका हम सही इस्तेमाल नहीं करेंगे और जो हमारे समाज में 365 दिन हमारे सुख दुख में शामिल होता है, उसको चुनकर विधानसभा और लोकसभा में नहीं भेजेंगे तो हमारी किस्मत नहीं बदलेगी। हमें फिर से कोई जगदेव बाबू ढूंढना पड़ेगा, हमें फिर से कोई कर्पूरी ठाकुर ढूंढना पड़ेगा, हमें फिर से कोई लालू यादव ढूंढना पड़ेगा, रामविलास पासवान ढूंढना पड़ेगा, शरद यादव ढूंढना पड़ेगा, मायावती ढूंढना पड़ेगा, सोनेलाल पटेल ढूंढना पड़ेगा, रामस्वरूप वर्मा ढूंढना पड़ेगा, जो संसद में हमारी आवाज उठाए। नहीं तो हमारी अब नस्लें खत्म हो रही है, संसद में कोई नहीं हमारी बात बोलने वाला। अभी महिलाओं का आरक्षण आ रहा है, जो भी थोड़ा SC ST OBC का डर था, वो डर का भी इलाज हो गया। 250 महिलाएं अब आएंगी संसद में। कहा जाएगा कि महिलाओं को आरक्षण है, लेकिन उसमें कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी महिलाएं नहीं होंगी, सब जनरल कैटेगरी की महिलाएं होंगी। और बाद में उनका सरकार होगा, 500 जनरल के मर्द होंगे, 500 महिलाएं होंगी और बाकी लोग तमाशा देखेंगे। अरे जब SC ST OBC का मर्द नहीं जीत पा रहा है तो हमारी मां बहनें तो अभी रेस में घर में ही पीछे हैं। तो बड़ी साजिश चल रही है। हम लोग डाल डाल हैं तो बेईमान जातिवादी जो सोच के लोग हैं वो पात पात हैं। उसी संविधान के दम पर वो SP DM कलेक्टर बनते हैं और उसी संविधान को गाली देते हैं, नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये सब शिक्षित नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, गरीब है, लाचार है। हमारे बच्चों का इलाज नहीं हो पाता अस्पताल में। जब इस देश में पढ़ने की बारी आई, इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, तो सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। इस देश में जब हम हॉस्पिटल पहुंचने लगे तो सरकारी अस्पताल बंद हो रहे हैं। इस देश में जब हम नौकरी करने लायक हुए तो सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है। और जब इस देश में हम लोग वोट देने का अधिकार हमको मिला और जब हम होशियार हुए कि हम अपने लोगों को वोट देंगे, तो पता चला वोट का ही खेल चोरी हो रहा है। क्या मैं गलत बता रहा हूं? तो मैं कह रहा हूं कि कोई इस मुगालते में ना रहे। जब तक इस देश के 90% लोग, हम लोगों को कुछ चीजें मुफ्त में मिली है, मानिए इस बात को, बिना मेहनत की मिल गई थी, इसलिए हम उसका कदर नहीं कर रहे हैं। बाबा साहेब, ज्योतिबा फूले, तमाम बहुजन समाज के नेता, करुणानिधि दक्षिण भारत से लेकर एक से एक महापुरुष हुए। कितना नाम गिनाऊं मैं? जब तक इस देश का बहुजन समाज एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ेगा, जागरूक नहीं होगा, अपने वोट का अधिकार नहीं समझेगा और एक समाज के तौर पर ऐसे देर रात तक बैठना नहीं शुरू करेगा, तब तक उसकी किस्मत नहीं बदलने वाली है। हमारे समाज में, गांव समाज में देख रहा हूं, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हमें तय करना पड़ेगा कि गरीब लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई जरूरी है। जानबूझकर इस देश में एक तबका है जो अंधविश्वास को बढ़ावा देता है, एक तबका है जिससे उसकी रोजी रोटी चलती है, और एक तबका है जो इस देश के सारे संपत्ति पर कब्जा करके बैठा हुआ है। शहर भी उसका, सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी उसके, सारे स्कूल अस्पताल उसके, सारा बिजनेस उसका, सारी ठेकेदारी उसकी, सारे सुख सुविधा के साधन उसके, और वो जानबूझकर अंधविश्वास फैलाता है ताकि इस देश के 90% लोग जो लाचार बेबस हैं वो उस अंधविश्वास में उलझे रहें और वो बेहतर जीवन की कल्पना न करे और बेहतर जीवन न माने। उनको फंसाया जाता है
कि तुम गरीब हो, लाचार हो, बेबस हो, ये तुम्हारी किस्मत है। ऐसा नहीं है। जिस घर में संविधान पहुंच जाएगा और जिस घर की नस्लें, महिलाएं, बच्चे, पुरुष इस संविधान को पढ़ लेंगे, मैं गारंटी देकर कह रहा हूं वो परिवार 5 साल में देश का सबसे टॉप परिवार में हो जाएगा। और यह साबित हो चुका है। दलित समाज में जहां संविधान गया, आज रविदास समाज पर मुझे फक्र है कि वो समाज इस देश में संविधान बचाने की लड़ाई में सबसे आगे है, क्योंकि वहां सबसे पहले संविधान पहुंचा। मुझे फक्र है लालू यादव जेल गए तो उनकी नस्लें कभी ना कभी सत्ता में आएगी। इसलिए जगदेव बाबू ने कहा था कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी सत्ता में आएगी। इसलिए डरना निकालिए मन से, डरिए मत। कोई अमर होने नहीं आया है। अमर वही होगा जिसकी तस्वीरें लगेंगी इस तरह से। आप वो काम कीजिए कि कल आपकी तस्वीर लगे। मैं भी गरीब घर में पैदा हुआ था, गलती से स्कूल कॉलेज गया तो मेरी जिंदगी का लक्ष्य था कि किसी तरह से 2 पैसा कमाऊं और घर बनाऊं। संजोग से मैं जब पत्रकार बना और जब मैंने इस देश की दशा और दुर्दशा देखी तो मुझे लगा कि मेरी गरीबी किसी किस्मत की वजह से नहीं थी, मेरी गरीबी मेरे माँ बाप की वजह से नहीं थी, मेरी गरीबी मेरी जाति की वजह से थी और जातिवाद की वजह से थी। और मैं गरीब नहीं हूं। इस देश के 90% लोगों की हालत मुझसे भी खराब है। और उसी दिन मैंने कसम खाई कि अब अपना जीवन के साथ साथ समाज की लड़ाई लड़ूंगा जब तक अंतिम सांस है। और जब से समाज की लड़ाई लड़ रहा हूं, अपना भी भला हो रहा है और समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा भी मिल रहा है। और भरोसा है कि एक दिन हम समाज को जगाएंगे और समाज के लोग बेहतर होंगे। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। हम पिछली बातों का बदला नहीं लेना चाहते हैं, हम बदलाव चाहते हैं। हम राष्ट्रवादी लोग हैं। हम चाहते हैं इस देश का हर आदमी अच्छा पहने, अच्छा खाए, अच्छा से रहे और ये देश फिर से सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और बुद्ध का देश बने, जहां दुनिया आती थी। इतना तो छोटा सपना है हमारा। इसलिए मैं कह रहा हूं हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने हिस्से का 1 घंटा 2 घंटा निकालिए और जो लोग छूट गए हैं, जो लोग हाशिए पर हैं, उनको समझाइए, उनकी ताकत बनिए। कई बार गुस्सा आएगा, मुश्किलें आएंगी, लेकिन इसको करना है। जो करेगा, जो लड़ेगा, वही जीतेगा। जो लोग यहां बैठे हुए हैं ये जागरूक लोग हैं, ये सम्मान से जी रहे हैं। इनको कोई दबा नहीं सकता है, डिगा नहीं सकता है। इसलिए बहुजन समाज के लोगों को 365 दिन और 24 घंटे में से कम 1 घंटा समाज को देना पड़ेगा। गांव गांव, गली गली, घर घर जाकर हमें लोगों को समझाना पड़ेगा कि ये संविधान जरूरी है, वोट की ताकत जरूरी है, ये देश हमारा है। और जो देश को जाति के नाम पर लूट रहा है, धर्म के नाम पर लूट रहा है, उनसे हमें सावधान रहने की जरूरत है। एक अंतिम गुजारिश जरूर करूंगा कि हम किसी परिवार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि नेता सड़क का चुनिए जो सड़कों पर संघर्ष करके आया हो, खाक छान के आया हो, ताकि वो आपके दर्द को समझेगा। जैसे जगदेव बाबू समझते थे, बाबा साहेब समझते थे, रामविलास पासवान समझते थे, लालू यादव समझते हैं, नीतीश कुमार भी समझते थे, जब तक उनका मानसिक स्थिति ठीक था। पिछड़ा, अति पिछड़ा सबको दिया ना रिजर्वेशन। मैं इसीलिए कह रहा हूं इस देश में बहुजन समाज को सड़क का नेता चुनना चाहिए। हर कोई, किसी को अब हमें कांसी राम चाहिए, हमें फूले पेरियार अंबेडकर जैसे लोग चाहिए। और ये समाज में है ताकत, बस जरूरत है कि हम एक दूसरे का हाथ थामें, एक दूसरे का सम्मान करें और जो पीछे छूट गए हैं उनको समझाएं, बुझाएं। सबको खाना नहीं दे सकते हैं, पैसा नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसे बता सकते हैं कि तुम्हारा बच्चा बीमार है, अस्पताल में इलाज होगा, कोई झाड़ फूक से ठीक नहीं होगा, तुम्हारी गरीबी तुम्हारी किस्मत नहीं है, स्कूल जाने से, बिजनेस करने से ठीक होगा। बस इतना सा मोटा मोटा बात है। और लास्ट में हम सब के पास जो सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ा अधिकार है, वोट का अधिकार,
उसका सही उपयोग करेंगे तो फिर से हम एक बेहतर मुल्क और बेहतर समाज बना पाएंगे। आपने मुझे सुना, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।